तुम लोग अलग हो जाओ रे लड़के, तीनों उठ जाओ, तुम तीनों खड़े जाओ, खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ, तुम उसमें चले जाओ, उधर लास्ट कोना में, कोना में तुम उठ जाओ, इसमें आ जाओ, आगे में आ जाओ। ये सब वो सब अंग्रेज कर्णधार था, ये सब यहाँ कर्णधार है। यहाँ हम बता रहे हैं, ये सब तीनों आपस में पूरा दशहरा का डिस्कशन हो रहा है। आज का जो चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल में नीलामी की घटना और 5वीं रिपोर्ट। बंगाल में जो नीलामी की घटना हुई, वो घटना के बाद जो 5वीं रिपोर्ट तैयार किया गया, वो क्या तैयार किया गया, उसके संबंध में आज हम लोग जानेंगे। तो लोग ध्यान से सुनना, हल्ला नहीं करना है, ठीक है? ठीक से बैठ जाओ। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कोई जान रहा है? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। प्लासी का युद्ध जब बंगाल में हुआ, उसके बाद भारत में अंग्रेज जो एक व्यापारी के रूप में आए थे, वो भारत के एक शासक के रूप में हो गए और यह तय कर दिया कि भविष्य में भारत के जो कर्णधार होंगे, भारत के जो राजा होंगे, भारत के जो शासक होंगे, वो कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत का प्रथम स्टेट बंगाल था, जहां अंग्रेजों ने कब्जा किया, जहां सबसे पहले औपनिवेशिक शासन का स्थापना हुआ। वो स्टेट कौन सा था? बंगाल। और जब बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो कब्जा करने के पश्चात वहां से भू राजस्व एकत्रण के लिए, खेती के बाद जो राजस्व हम लोग लेते हैं, जो हम लोग टैक्स लेते हैं, उसको भू राजस्व बोलते हैं, तो वहां से भू राजस्व एकत्र करने के लिए 1793 ईस्वी में, कब? 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। कौन व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में जो बंगाल में लागू हुआ, उसको लागू करने वाला जो अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व तय करती थी कि आपको 1 साल के अंदर इतना टैक्स वसूल करना है और वसूल करके फिर हमको देना है। इसके लिए जमींदारों की नियुक्ति किया गया, नवाबों की नियुक्ति किया गया, और वो जो जमींदार लोग थे वही टैक्स वसूली करके, और टैक्स वसूली किसे करते थे? किसान से। जमींदार लोग किसान से टैक्स वसूली करके जो निर्धारित किया गया था टैक्स, वो टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तुम लोग पहले भी बताएं कि 10/11 भाग, 10/11 भाग इतना टैक्स कंपनी को दिया जाता था, और 1/11 भाग ये टैक्स जमींदार खुद अपने पास रखते थे। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत यह नियम था कि सूर्य अस्त के पहले, सूर्य डूबने के पहले टैक्स ले लेना है किसान से, और वह टैक्स जो है कंपनी तक पहुंचा देना है। जिस तिथि को उसमें सबका डेट निर्धारित किया जाता था कि इस डेट को तुमको दे देना है टैक्स, तो निर्धारित तिथि पर अगर जमींदार टैक्स कंपनी को नहीं पहुंचाया, भू राजस्व अगर कंपनी को नहीं पहुंचाया, तो कंपनी क्या करती थी? उस जमींदार के संपत्ति को नीलाम कर लेती थी, उसका प्रॉपर्टी को नीलामी कर दिया जाता था। नीलामी मतलब जैसे अगर उसको 1 साल के अंदर मान लिया जाए कि 10 लाख राजस्व एकत्र करके कंपनी को देना है, नवाब को या जमींदार को, और अगर वह नवाब 1 साल के अंदर 10 लाख रुपया कंपनी को नहीं देता है, तो 10 लाख के प्रॉपर्टी के बराबर, 10 लाख के प्रॉपर्टी के बराबर जो नवाब है उसका प्रॉपर्टी को ले लेता था, कंपनी ले लेती थी। उसके लिए
नीलामी की घोषणा, नीलामी में किया, 10 आदमी बैठ गया, बड़ा बड़ा खरीदार, और उसका संपत्ति को खरीद लिया, बोली बना बढ़ा करके खरीद लिया, उसको कहते नीलाम कर देना। जब बंगाल के जो नवाब थे, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जब उसका संपत्ति को नीलाम होने लगा, उस सही टाइम में टैक्स जब वो नहीं पहुंचाने लगे। अच्छा, सही टाइम में टैक्स क्यों नहीं पहुंचाते, तो उसके भी पीछे भी कारण है। कारण क्या बता रहा है कि भू राजस्व का दर काफी अधिक था, टैक्स जो है वो काफी अधिक था। अब टैक्स अधिक होने के कारण वो जितना चाहिए उतना टैक्स नवाब लोग वसूली नहीं कर पाते थे। दूसरा बात यह है कि जो जमींदार लोग थे तो सब बंगाल में रहते थे, बड़े बड़े हवेली, बड़े बड़े बिल्डिंग में, वहां अपने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, और टैक्स वसूली के लिए अपने नीचे एक अमला नामक एक, क्या नाम है, एक पदाधिकारी नियुक्ति कर दिए थे। ये अमला जो है किसानों से जा करके टैक्स वसूली करता था और जमींदार तक पहुंचाता था। तो ये बीच में लापरवाही भी हुआ, जिसके कारण टैक्स को वसूली ठीक से नहीं हो पाया। भले इस बार ढंग से नहीं हो पाया खेती, अगले बार आपको टैक्स देंगे, समझ रहे ना। तो टैक्स इधर जमा होते चला गया, और कारण क्या है कि बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, सूखा आ गया, तो ढंग से खेती नहीं हो पाया। लेकिन उस पीरियड में भी टैक्स गवर्नमेंट मांग रही थी, लेकिन किसान देने के लिए असमर्थ थे। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, टैक्स जमा होते चला गया। और जब टैक्स जमा होते चला गया, लेकिन तो कंपनी तो तय कर दिया था कि तुमको हमको टैक्स देना पड़ेगा, और जमींदार लोग टैक्स उसको नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण टैक्स जमा होते चला गया। और अंत में क्या हुआ, जब नवाब ये बोला कि मैं टैक्स देने से असमर्थ हूं, मैं नहीं दे सकूंगा, उसका जो तय किया गया था डेट या सीमा, वो डेट भी फेल हो गया, तब उसकी संपत्ति की नीलामी कर दिया जाता था। अब जमींदार के संपत्ति के जब नीलामी होने लगा कि हम टैक्स नहीं दे पाए, उसका संपत्ति की नीलामी जब होने लगा, तो जमींदार एक से एक नियम, एक से एक मतलब एक तरीका अपनाने लगा। जमींदार लोग क्या तरीका अपनाया, अपना उसका जितना संपत्ति था जमींदार लोग का, जमींदार लोग जो संपत्ति था वो अपने माँ के नाम पर, बहन के नाम पर, बीबी के नाम पर लिख देता था, रजिस्ट्री कर देता था कि ये प्रॉपर्टी, जो जमीन है मेरा नहीं, मेरी माँ का है, ये जो संपत्ति मेरा नहीं, मेरी पत्नी का है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल था कि अगर संपत्ति स्त्रियों के नाम पर है तो उस संपत्ति को हम जब्त नहीं कर सकते, उस संपत्ति को हम लोग हथिया नहीं सकते। बात समझ रहे हैं ना, ये कर दिया। दूसरा क्या करता था, कुछ लोग अगर संपत्ति को अपने माँ या स्त्री के नाम पर अगर नहीं हस्तांतरित किया, उसके नाम पर नहीं रजिस्ट्री करवाया, तो अब संपत्ति उसका जो है अपने नौकर को बोल दिया, अपना एक एजेंट रखा, अपने रिश्तेदार को बोल दिया कि जिस समय बोली लगेगा मेरा संपत्ति को खरीदने के लिए, उसमें तुम ही लोग मेरे तरफ से बोली लगा करके मेरा संपत्ति खरीद लेना। अपने रिश्तेदार को बोल दिया अपना, और बाद में तुमसे फिर हम अपना संपत्ति वापस ले लेंगे। कि मान लीजिए जो रिश्तेदार या जो उसका नौकर जिसको संपत्ति खरीदने के लिए बोला, उन नीलामी के लिए बोल दिया ठीक है, इस संपत्ति का दाम अगर 5 लाख है तो मैं इस संपत्ति को खरीदता हूं, फलना डेट में मैं आपको पैसा दे दूंगा, ऐसा उसका रिश्तेदार बोला। नवाब का संपत्ति नीलाम होने से बच गया, और रिश्तेदार बोल भी दिया कि फलना डेट को पैसा को दे देंगे। लेकिन उस डेट में भी बहुत सारे लोग कंपनी को पैसा देने से इनकार कर गए, क्योंकि वास्तव में नवाब के पास पैसा था ही नहीं। नवाब का पैसा रहेगा तब ना अपने रिश्तेदार को देगा, और रिश्तेदार फिर संपत्ति खरीदेगा और कंपनी को देगा। समझ रहे बात को? इसलिए ये तरीका भी फेल हो गया, ये तरीका भी फेल हो गया, नीलामी वाला भी तरीका फेल हो गया। तब कंपनी क्या की कि मान लिया जाए कि बंगाल के नवाब का संपत्ति का नीलामी करना है, तो उसके संपत्ति को उड़ीसा के नवाब लोग खरीदेगा। माने दूसरे जगह के दूसरा जमींदार दूसरा नवाब को खोजने लगा कि दूसरा स्टेट के लोग आएगा, इसका कोई रिश्तेदार नहीं, इसका कोई अपना सगा संबंधी एजेंट नहीं, दूसरे जगह के लोग आएंगे और वो बोली लगाएंगे और खरीद के ले जाएंगे। तब क्या किया, इससे बचने के लिए नवाब लोग और किसान लोग जो बाहर से खरीदने के लिए आता था बोली लगाने के लिए, उस पर लोग लाठी चार्ज करने लगा, उसको मार के भगाने लगा। नवाब लोग क्योंकि इतना दिन से नवाब है यानी जमींदार है, जमींदार के नीचे किसान है, किसान लोग खेती कर रहा है, तो किसान और नवाब के बीच तो संबंध बढ़िया हो ही गया था ना। तो किसान लोग भी नहीं चाह रहा था
कि बाहरी कोई आवे और हमारा जो मालिक है उसका संपत्ति को खरीद के चला जाए। इसलिए नवाब लोग भड़का देता था, उसको यूनाइट कर देता था किसान लोग लाठी लेकर, लठियल लोग पर लाठी लेकर रहता था, उसको मार मार के भगा देता था। तो इससे भी कंपनी को नुकसान पहुंचने लगा। राजस्व एकत्रण के लिए जो अस्थायी बंदोबस्त, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त, ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त जो राजस्व वसूली के लिए तरीका गवर्नमेंट अपनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनाई थी, फेल्यूअर नजर आने लगा। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, कहता है कि जबरन वसूली, बाहरी के लोगों से बुला करके जबरन वसूली किया गया, उसके संपत्ति को नीलामी किया गया। और 1700 के बाद मतलब 1805 तक, 1805-6 तक बंगाल के 75% नवाब, बंगाल के 75% नवाब लोग, वहां के जमींदार लोग एकदम ये हो गए, क्या उसको बोला जाता है, कंगाल हो गए समझो। उसके पास पैसा था ही नहीं, उसका स्थिति खराब हो गया, जबरन नीलामी के कारण उसका स्थिति खराब हो गया, जिसके कारण बंगाल के नवाब और बंगाल के किसान दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने लगा कि एक तो खेती नहीं होता है और अब हमसे टैक्स ले लेते हैं, अकाल पड़ गया है आप हमसे टैक्स ले लेते हैं। नवाब लोग बोला कि मेरे पास देने के लिए टैक्स नहीं है, क्या कि किसान होकर टैक्स नहीं दे रहा है और जबरन आप मेरा संपत्ति का नीलामी कर रहे हैं। पूरा बंगाल में खलबली मच गई। स्थिति जब गंभीर हो गया जबरन वसूली से, तो बंगाल में खलबली मच गई। और ये खबर जो है बंगाल से, ये खबर जो है भारत से, ये खबर इंग्लैंड तक पहुंचा। बंगाल के नवाब और बंगाल के किसान में जो असंतोष था, जो नाराजगी था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, ये खबर लंदन तक पहुंचा, ब्रिटेन तक पहुंचा। तो ब्रिटेन की जो सरकार है, सो भारत में तत्कालीन स्थिति क्या है, यहां ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किस तरह से कर रही है, उसका शासन व्यवस्था संतोषजनक है या नहीं है, इस चीज के जांच के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। क्या तैयार किया? रिपोर्ट तैयार किया। धरातल पर जाकर के लोगों से बयान लिया, किसानों से पूछा, नागरिकों से पूछा, वहां के नवाबों से पूछा कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं, क्या स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन नवाब किसान के द्वारा उनके प्रति असंतोष जाहिर किया गया कि हम लोग को इस तरह से लगान के नाम पर शोषण किया जाता है, हम लोग को मारा पीटा जाता है, हम लोग को मानसिक तनाव दिया जाता है। और इस बयान को, इस रिपोर्ट को 1813 ईस्वी में, कब? 1813 ईस्वी में बंगाल ब्रिटेन के संसद भवन में रखा गया। और ब्रिटेन के संसद भवन में ये रखा गया कि वहां अस्थायी बंदोबस्त के कारण ये परिस्थिति हो गया है कि वहां किसान वर्ग, वहां के सारे नवाब लोग, सारे जमींदार लोग नाराज हो गए हैं। इस बात को संसद भवन में रखा। संसद भवन में रखने के बाद ब्रिटेन के जो संसद भवन के सांसद लोग हैं उसका विरोध किए कि ब्रिटेन के संसद में इसके लिए लिखा गया, यहाँ का न्यूज वहां छपा कि किस तरह के यहाँ के नवाबों का, यहाँ के किसानों का शोषण हो रहा है। कहता है कुछ आलोचकों के द्वारा ये बात, इतिहासकारों के द्वारा यह बात बताया गया है, जो आलोचक इतिहासकार हैं जो इसके इस रिपोर्ट के विरोध में बात करते हैं, उनका कहना है कि इस्तमरारी व्यवस्था के बाद बंगाल में जो नवाब और किसान नाराज हुए और जिस तरह से ब्रिटेन के संसद में उसके लिए लिखा गया, उसके लिए उसके खिलाफ बोला गया, वहां के न्यूज़पेपर में जिस तरह से वहां उनके खिलाफ लिखा गया कि ब्रिटेन के जो पदाधिकारी हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो अच्छे नहीं हैं, तालमेल करके काम नहीं कर रहे हैं, ये उतना सही नहीं है, ये उतना सही नहीं है। इस रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। तो इतना प्रश्न है, अगर इस प्रश्न में क्या क्या प्रश्न आ जाता है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, लिख लेगी, 4 लाइन ऊपर से बताया अस्थाई बंदोबस्त, उसी प्रश्न में उत्तर दिया हुआ है। इसी में आएगा अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल में नीलामी की घटना, वो लिखा जाएगा। बंगाल में नीलामी की जो घटना हुई
उसमें नवाब लोग बचने के लिए क्या क्या प्रयोग किए, ये भी इसे आ जाएगा। इस तरह की प्रश्न बीच में उठा सकता है, तो उसी से तुमको उठाना है। ऐसे ना पूरा कहानी लिख दें, जितना तुमको लिखवाएं पूरा कहानी नहीं लिखना है। बंगाल में नीलामी से बचने के लिए जमींदारों ने क्या क्या उपाय किया, क्या ये नहीं कि कोई भी प्रश्न आ जाए, 5वीं रिपोर्ट आ जाए और पूरा शुरू से लास्ट तक लिख दी, नहीं। अगर 5वीं रिपोर्ट के बारे में आ रहा है तो सिर्फ 5वीं रिपोर्ट के बारे में ही उसका आंसर करना है, दूसरा कुछ नहीं।